हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की। और सरफेस टेंशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल फिनोमेना होते हैं हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हमने किसी फ्लोर पर वाटर डाल दिया और उसके ऊपर कोई स्पंज हम रखते हैं तो स्पंज उस पूरे पानी को सोख लेता है। इट एब्जॉर्ब ऑल वाटर स्प्रेड ऑन द फ्लोर। What is the reason behind it? Is the surface tension and the concept is capillary rise. क्या है वहां पर कॉन्सेप्ट? कैपिलरी राइज। और ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर हम फाउंटेन पेन की बात करें तो उसमें इंक ऑटोमेटिकली फ्लो होती है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, क्योंकि वहां पे कैपिलरी होती है। ओके, तो वहां पर भी कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो आज हमको यही देखना है कि कैपिलरी राइज है क्या, सरफेस टेंशन का क्या कॉन्सेप्ट कैपिलरी राइज में यूज होता है। तो कैपिलरी राइज सिंपल सा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई ट्यूब लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, अब यहां पर आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि हम वो प्रूफ करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, जितना रेडियस कम होगा उसका, किसका, ट्यूब का, उतना ज्यादा कैपिलरी राइज होगा। तो वो फिनोमेना अगर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है आपको तो हमारा ट्यूब का रेडियस बहुत ही कम होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक ट्यूब ले रहे हैं जिसका रेडियस बहुत ही कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, और उसको हमने वाटर के अंदर डीप किया। ओके, तो यहाँ पर हमने एक ट्यूब लिया, ये ट्यूब ले लेते हैं हम, है ना, ये हमने ट्यूब लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है और इसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वाटर, ब्लू 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 ब्लू, तो ये वाटर का सरफेस है। ठीक है, ये वाटर का सरफेस है। तो अब होगा क्या, सरफेस टेंशन के कारण इस ट्यूब के अंदर वाटर राइज करेगा और यहाँ पर ऊपर जाके मेनिस्कस बनाएगा। ओके, और हमको पता है नॉर्मल वाटर का मेनिस्कस जो बनता है वो कॉनकेव शेप का बनता है, इसलिए वो सारे कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वाटर राइज होगा एच हाइट पर जाके। कितने हाइट तक जाके? एच हाइट तक जाके वाटर राइज होगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कैपिलरी राइज, जिसे हम क्या कहेंगे? कैपिलरी राइज। और इस फिनोमिना को कहते हैं कैपिलरिटी। क्या कहते हैं? कैपिलरिटी। और इस ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी। ओके, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ओके, तो यहां पर हम कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन। ओके, क्या लिखेंगे? ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन water or any liquid, okay, any liquid, any liquid rise in a tube, in a tube having very small radius, having very small radius। okay, अब यहाँ पर रेडियस स्मॉल होना चाहिए तभी ये फिनोमेना आप ऑब्जर्व करेंगे, नहीं तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिलरी राइज जो एच है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका जो भी रेडियस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो हम प्रूव करने वाले। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। दिस इट इज कॉल्ड, दिस राइज इज कॉल्ड कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। ओके, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। ओके, तो यहां पर अब हमको ये देखना है कि सरफेस टेंशन कैसे फोर्स लगा रहा है, और जो सरफेस टेंशन का वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होगा वो इतने एच हाइट के वेट को बैलेंस कर देगा। ओके, अगर ये ऊपर जाना है इसका मतलब क्या है कि इतने इतने हाइट, एच हाइट का जो वेट होगा, वाटर का वेट होगा या जो भी लिक्विड का वेट होगा, उसमें उसमें उसका जो वेट होगा वो बैलेंस होगा सरफेस टेंशन के कारण। जो भी सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है उसके कारण वो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सरफेस टेंशन कैसे लगता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं हाउ, हम लिखेंगे हाउ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन विल एक्ट। ओके, कैसे काम करेगा सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक वे में देखते हैं, मतलब कि थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो ये हमारा मेनिस्कस है ना, ये मेनिस्कस है कॉनकेव शेप का। ओके, और यहाँ पर हमारा सरफेस है किसका? यहाँ पर हमारा सरफेस है
ट्यूब का। तो ये ट्यूब का सरफेस है। और सरफेस टेंशन कैसा लगता है ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस टेंशन जब लगेगा तो वो लिक्विड की सरफेस के पैरेलल लगेगा, है ना। जो मैं एरो की डायरेक्शन यहाँ पर बना रहा हूँ उसी डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लगेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा सरफेस टेंशन लगने वाला है। ओके, थोड़ा सा इसको सीधा बना लेते हैं, सरफेस टेंशन लगने वाला है। ओके, और यहां अगर हम इस सरफेस टेंशन को रिजॉल्व करें वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा और ये कांटेक्ट एंगल के बराबर होगा। कांटेक्ट एंगल क्या होता है? कांटेक्ट एंगल होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर एंड सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पर वाटर फील है और हमने थीटा एंगल बनाया और थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा ऊपर, और ये है सरफेस टेंशन एस। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एस साइन थीटा और वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट आएगा एस कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो हर जगह का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अपोजिट कहीं ना कहीं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मिलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर इसके अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जब आप पूरे सरकमफेरेंस पे टेंशन के कारण फोर्स को देखेंगे तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बिकम इक्वल टू 0। तो हम यहां पर लिखेंगे, है ना, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन विल कैंसल आउट, है ना। तो हम यहां लिखेंगे कैंसल हो जाएगा, है ना, विल कैंसल आउट। ठीक है, वो 0 हो जाएगा और जो टोटल वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है वो उसके वेट को बैलेंस करेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन will be equal to weight of liquid rise। ओके, जितना लिक्विड ऊपर राइज हुआ है उसके वेट के बराबर होगा। तो यहां पर सरफेस टेंशन का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? S इंटू उसका लेंथ 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू mg। ओके, S सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमको पूरे लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे सरकमफेरेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सरकमफेरेंस में सरफेस टेंशन लग रहा है। तो हमने यहाँ पर 2 पाई आर का क्यों मल्टीप्लाई किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। S इंटू 2 पाई आर। ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर हम S इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा और m का वैल्यू अगर पुट करें जो कि होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि हमको यहाँ पर h हाइट पता है और सरकमफेरेंस पता है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मास कितना होगा? मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब मास हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इतना समझ में आया होगा आपको। तो 2s पाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ओके, तो यहां से पाई कैंसिल कर दीजिए, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए और एच का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वो होगा 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी। ओके, डिवाइडेड बाय रो जी आर भी आएगा। और वही हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जितना छोटा आर होगा इस रेडियस, इसका कैपिलरी का जितना रेडियस कम होगा उतना हाइट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r। ओके, तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। ये जो फॉर्मूला है कैपिलरी राइज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ठीक है, यहाँ पर सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा वो ऊपर राइज करेगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना कम राइज करेगा। ठीक है,
वाटर के कंपैरिजन में ऑयल की बात करें तो ऑयल का डेंसिटी कम, तो ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, अगर हम जी, तो हमको पता है आर भी हमने देख लिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट 3-4 पैरामीटर है जिसपे ये कैपिलरी राइज डिपेंड करता है। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करें तो मैक्सिमम केस में वाटर वाटर का जो केस होगा उसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा, उसमें थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 8 डिग्री होगा, जिसको अप्रोक्सीमेट 0 कंसिडर कर सकते हैं। जिसको आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। और अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर कैपिलरी राइज की ही बात नहीं करते हैं, कैपिलरी फॉल की भी बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है ना, मतलब कि जहां पर एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से कम है। ठीक है, ये केस हमने देखे थे, 3 केस हमने देखे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थर्ड केस देखा था जब हम मर्क्यूरी की बात कर रहे थे, और मर्क्यूरी में वहां पर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा आता है। तो कॉस 90 से बड़ा अगर कॉस निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो कैपिलरी राइज नहीं होगा, कैपिलरी फॉल होगा। वो केस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कैपिलरी राइज की जगह कैपिलरी फॉल। ओके, तो यहाँ पर है ना, अगर हम मर्क्यूरी की बात करें है ना, तो इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब कांटेक्ट एंगल 90 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90, है ना। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है मर्क्यूरी और ग्लास। ठीक है, तो यहां पर कैपिलरी राइज नहीं, कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, तो हमारे पास में एक कंटेनर था जिसमें हमने मर्क्यूरी फिल कर दिया है ना, मर्क्यूरी फिल कर दिया, ये मर्क्यूरी हमने फिल कर दिया, और इसमें हमने कैपिलरी डीप किया है ना, तो ये हमारा कैपिलरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका ब्रॉड क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हैं ताकि हमको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऊपर नहीं, ऐसा नीचे मेनिस्कस बनेगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, ये है ना, ऐसा कैपिलरी फॉल होगा। तो यहाँ H जो होगा उसका फार्मूला वही है, H का फार्मूला में कोई चेंज नहीं। तो 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। यहाँ पर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो cos थीटा नेगेटिव होगा। तो H का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वो नीचे गया, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, Hg की बात करें, ग्लास की बात करें। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 135 डिग्री, कॉस थीटा कितना होगा, वो होगा -1/√2। ठीक है, तो वो डाउन हो जाएगा। तो कैपिलरी राइज के साथ कैपिलरी फॉल भी होता है। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पर मेनिस्कस कैसा बनेगा, यहाँ पर मेनिस्कस कॉन्वेक्स टाइप का बनेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर अगर यहां पर हम वेट ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो आपने हाइट h कंसीडर किया, मेनिस्कस का वॉल्यूम आपने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर आगे के कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो आपको जरूर कमेंट करना पड़ेगा, तभी हम आगे का वीडियो बनाएंगे। क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, क्योंकि हमको वहां पर उस मेनिस्कस का वॉल्यूम फाइंड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जरूर आप एक बार हमसे डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हो सकता है कि व्हाई वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग the volume of meniscus here, because it is very very small as compared to the height h, as compared to the volume of height h. This volume of meniscus is very small, that's why we are not considering here, but we can consider, हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो हम वहां पर कंसिडर कर सकते हैं।
और कंसिडर अगर करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, क्यों, उसका रेडियस तो फाइंड करेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पूरा ज्योमेट्री हमको लगाना पड़ेगा, हमको स्फेयर का पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्फेरिकल वहां पर हमको मेनिस्कस कंसिडर करना है, उसका उतना मेनिस्कस का ही वॉल्यूम हमको वहां पर कैलकुलेट करना है, जो थोड़ा सा टिपिकल है। बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अगर आपको वो कॉन्सेप्ट जानना है सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू अस, ओके, यू हैव टू कमेंट। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम रेडियस ऑफ मेनिस्कस फाइंड करना चाहे तो कैसे फाइंड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, आप देखेंगे अगर हमने ट्यूब का रेडियस अलग है और मेनिस्कस का रेडियस अलग होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम वही बात करने वाले हैं, 1 मिनट का आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कैपिलरी राइज से रिलेटेड हमको यहाँ पर डिस्कस करना है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। क्या डिस्कस करना है, थोड़ा सा रेड कलर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं। ओके, रेडियस ऑफ मेनिस्कस हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से हमको समझना है, अगर हमने ये मेनिस्कस लिया, ये मेनिस्कस आपको दिख रहा है, ओके, ये मेनिस्कस, और ये मेनिस्कस जो होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा, तो यहां पर एक स्फेयर बना लो आप, वो स्फेरिकल शेप का होगा, ऐसा स्फेयर बनेगा, ओके, ऐसा स्फेरिकल शेप का होगा, ओके, और इसका सेंटर यहां पर कहीं होगा, और इसका रेडियस हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये आर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, दैट इज कैपिटल आर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ओके, यहाँ अगर हम इस ट्यूब की बात करें तो ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है, ट्यूब का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ओके, यहाँ अगर हम एंगल की बात करें, थोड़ा सा यहाँ ये टेंशन, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, ओके, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो आर कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो वापस से थोड़ा सा रिवर्स करो और देखो क्या कर रहा हूं। यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वापस से थीटा हो जाएगा, और इस आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कैपिटल आर कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अब कैपिलरी राइज का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होगा यहाँ पर 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, और इस cos थीटा को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, यहाँ पर 2s डिवाइडेड बाय रो जी आर बाय cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इस r बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कैपिटल R। ओके, तो यहाँ h इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय रो जी कैपिटल R, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, कैसे हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस। तो हमने यहाँ पर एक लिक्विड लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर लिक्विड लिया, लिक्विड की सरफेस है, यहाँ पर पूरा लिक्विड फील, ठीक है। अब एक कैपिलरी हमने लिया, ठीक है, एक कैपिलरी हमने लिया ये, ठीक है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्पेस की जरूरत रहेगी, हम इधर चलते हैं। एक कैपिलरी हमने लिया है ना, और उसमें एक कैपिलरी है, उसमें हमने h हाइट पर मेनिस्कस देखा है ना, ये h हाइट पर मेनिस्कस देखा, तो ये हाइट h है, ध्यान से समझना, ये हाइट h है, और यहाँ पर शेप ऑफ मेनिस्कस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाइट कलर का शेप ऑफ मेनिस्कस, एक सॉरी स्फेरिकल मेनिस्कस हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
अब अगर हमने इसका रेडियस बढ़ा दिया, फनल का या जो आप ट्यूब यूज कर रहे हैं उसका रेडियस हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ रेडियस अब हमने बढ़ा दिया, ये रेडियस बढ़ा दिया। अब ध्यान से समझना आपको, ठीक है। तो जो H है, यहाँ पर जो H था, इतना इतना जो लिक्विड राइज हुआ था, वो H अब रिड्यूस हो जाएगा और जो मेनिस्कस का रेडियस है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। रेडियस उसका मेनिस्कस का रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या फिर आप बोल सकते हैं कि R इंटू H जो होगा वो कांस्टेंट होगा। R इंटू एच जो होगा वो कांस्टेंट होगा। S कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, R इंटू एच कांस्टेंट होगा। तो यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना चाहिए, क्या कि रेडियस प्रोडक्ट ऑफ कैपिलरी राइज, प्रोडक्ट ऑफ H हाइट ऑफ कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस अलग अलग है, आर कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग है। तो प्रोडक्ट ऑफ एच एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ एच एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी इज कांस्टेंट, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हमने ट्यूब का रेडियस बढ़ाया तो जो मेनिस्कस बनेगा उसका रेडियस बढ़ेगा और हाइट डिक्रीज हो जाएगा। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हाइट जो है, यहाँ पर हाइट h2 है, यहाँ पर हाइट h1 है, यहाँ का रेडियस मेनिस्कस का r1 है, यहाँ का रेडियस मेनिस्कस का क्या है, r2। ठीक है, तो हम लिखेंगे h1 r1 इज इक्वल टू h2 r2। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने देखा कैपिलरी राइज के कॉन्सेप्ट। अब